हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी टिश्यूज, खास करके मसल्स की मेटाबॉलिक ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। एक्सरसाइज के वक्त बॉडी में होने वाले अलग-अलग एडजस्टमेंट्स का मकसद होता है: 1. मसल्स और एक्सरसाइज में इन्वॉल्व्ड दूसरे टिश्यूज को मेटाबॉलिक रिक्विजिट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करना। 2. बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना। यमुना, इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइप के आधार पर एक्सरसाइज को आमतौर पर दो टाइप्स में बांटा जाता है: 1. डायनामिक एक्सरसाइज, 2. स्टैटिक एक्सरसाइज। इन दोनों टाइप्स की एक्सरसाइज में कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस यानी दिल और खून की नलियों में होने वाले बदलाव थोड़े अलग होते हैं। डायनामिक एक्सरसाइज। डायनामिक एक्सरसाइज में मुख्य रूप से आइसोटोनिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जॉइंट्स और मसल्स को मूविंग यानी हरकत में रखता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्विमिंग, बाइसिकलिंग, वॉकिंग वगैरह। डायनामिक एक्सरसाइज में एक्सटर्नल वर्क शामिल होता है जो कि लोड के खिलाफ मसल फाइबर्स का छोटा होना यानी शॉर्टनिंग होता है। इस तरह की एक्सरसाइज में हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। हालांकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होता या वो घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायनामिक एक्सरसाइज के दौरान पेरिफेरल रेजिस्टेंस या तो बदलती नहीं है या फिर एक्सरसाइज की सिवियरिटी के हिसाब से घट जाती है। स्टैटिक एक्सरसाइज। स्टैटिक एक्सरसाइज में बिना जॉइंट्स की मूवमेंट के आइसोमेट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है किसी भारी ऑब्जेक्ट को धक्का देना यानी पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट। स्टैटिक एक्सरसाइज में एक्सटर्नल वर्क शामिल नहीं होता। इस एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टैटिक एक्सरसाइज के दौरान पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेज। मेटाबॉलिज्म के टाइप के आधार पर एक्सरसाइज को दो टाइप्स में बांटा गया है: 1. एरोबिक एक्सरसाइज, 2. एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक और एनारोबिक टर्म्स एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी बनने के प्रोसेस को दर्शाते हैं। एरोबिक का मतलब है हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ। एनारोबिक का मतलब है बिना हवा के या बिना ऑक्सीजन के। फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने के लिए दोनों ही तरह की एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में ऐसी एक्टिविटीज शामिल हैं जो कम इंटेंसिटी वाली होती हैं और लंबे समय तक की जाती हैं। इसमें एनर्जी ऑक्सीजन की मौजूदगी में न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके मिलती है, इसीलिए इसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। शुरुआत में बॉडी लिवर में स्टोर किए गए ग्लाइकोजन को जलाकर एनर्जी लेती है। लगभग 20 मिनट के बाद जब स्टोर किया गया ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तब बॉडी फैट जलाना शुरू करती है। बॉडी फैट ग्लूकोज में बदल जाता है जिसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स: फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, बाइसिकलिंग, स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह। एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज में थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत यानी एक्सर्शन की जाती है और उसके बाद रेस्ट किया जाता है। इसमें मसल्स को हाई इंटेंसिटी और हाई रेट पर बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी मसल्स में स्टोर ग्लाइकोजन को बिना ऑक्सीजन के जलाकर एनर्जी लेती है, इसीलिए इसे एनारोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोजन जलने से लैक्टिक एसिड निकलता है। लैक्टिक एसिड के जमा होने से थकान यानी फटीग होती है, इसीलिए ये एक्सरसाइज लंबे समय तक नहीं की जा सकती और दूसरे राउंड से पहले रिकवरी पीरियड बहुत जरूरी है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है। एग्जाम्पल्स: पुलअप्स, पुशअप्स, वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग यानी तेज दौड़ या कोई भी रैपिड बर्स्ट वाली एक्सरसाइज। मेटाबॉलिज्म इन एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस। जब कोई इंसान जॉगिंग या स्विमिंग शुरू करता है तो मसल्स एनर्जी यूज करना शुरू कर देती हैं। पहले कुछ मिनट में तुरंत एनर्जी पाने के लिए मसल्स अपने अंदर स्टोर किए गए ग्लाइकोजन को जलाती हैं। इस दौरान फैट नहीं जलता। ग्लाइकोजन बिना ऑक्सीजन के जलता है जिसे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस वक्त लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से मसल्स में, खास करके आर्म्स, लेग्स और बैक में जलन महसूस होती है।
मसल्स अपना सारा ग्लाइकोजन 3 से 5 मिनट में खत्म कर देती हैं। अगर एक्सरसाइज इसके बाद भी जारी रहती है तो लिवर में स्टोर किया गया ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर खून के रास्ते मसल्स तक पहुंचता है। अब बॉडी एरोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाती है। लिवर से मिला ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। अब लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इसीलिए मसल्स की जलन गायब हो जाती है। इस दौरान सही तरह से सांस लेना जरूरी है ताकि मसल्स को ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिले। लिवर का सारा ग्लाइकोजन लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाता है। अगर इसके बाद भी एक्सरसाइज जारी रहती है तो बॉडी फैट का इस्तेमाल शुरू कर देती है। स्टोर किया गया बॉडी फैट कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जिसे मसल्स यूज करती हैं। इस वजह से इंसान लंबे समय तक एक्सरसाइज कर पाता है। सिवियरिटी ऑफ एक्सरसाइज। बॉडी में होने वाले कार्डियोवैस्कुलर और दूसरे बदलाव एक्सरसाइज की सिवियरिटी पर भी डिपेंड करते हैं। सिवियरिटी के आधार पर एक्सरसाइज को 3 टाइप्स में बांटा गया है। एक, माइल्ड एक्सरसाइज। माइल्ड एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल तरह की एक्सरसाइज होती है, जैसे कि धीरे चलना। माइल्ड एक्सरसाइज के दौरान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत कम या बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होता। मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मेहनत वाली स्ट्रेन्युअस मस्कुलर एक्टिविटी शामिल नहीं होती, इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइज को लंबे समय तक किया जा सकता है। मॉडरेट एक्सरसाइज खत्म होने पर बिल्कुल थकान या एग्जॉशन महसूस नहीं होती। इसके एग्जाम्पल्स हैं तेज चलना यानी फास्ट वॉकिंग और धीरे दौड़ना यानी स्लो रनिंग। सिवियर एक्सरसाइज। सिवियर एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मेहनत वाली स्ट्रेन्युअस मस्कुलर एक्टिविटी होती है। इस सिवियरिटी को सिर्फ थोड़ी देर यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही बरकरार रखा जा सकता है। 100 और 400 मीटर की तेज दौड़ यानी फास्ट रनिंग इस तरह की एक्सरसाइज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सिवियर एक्सरसाइज के खत्म होने पर इंसान पूरी तरह से थक जाता है यानी कंप्लीट एग्जॉशन। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। 1, ऑन ब्लड यानी खून पर असर। एक्सरसाइज के दौरान हल्की ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करती है। ये बोन मैरो पर असर डालता है और आरबीसीज को रिलीज करवाता है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ब्लड का पीएच कम हो जाता है यानी एसिडिक हो जाता है। 2, ऑन ब्लड वॉल्यूम यानी खून की मात्रा पर असर। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है एक्सरसाइज के वक्त शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, जिसकी वजह से 1, फ्लूइड लॉस होता है। 2, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। 3, हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है। 4, कभी कभी सिवियर एक्सरसाइज से डिहाइड्रेशन तक हो जाती है। 3, ऑन हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन पर असर। एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट बढ़ जाती है। यहां तक कि एक्सरसाइज के बारे में सोचने या तैयारी करने से भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मेडुलरी सेंटर्स तक पहुंचने वाले इंपल्सेस की वजह से होता है, जो वेगल टोन को कम कर देते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज में हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाती है। सिवियर एक्सरसाइज में ये 240 से 260 बीट्स पर मिनट तक जा सकती है। हार्ट रेट बढ़ने का मुख्य कारण वेगल विड्रॉल है, साथ ही सिंपैथेटिक टोन का बढ़ना भी रोल निभाता है। एक्सरसाइज में हार्ट रेट बढ़ने के 4 फैक्टर्स। 1, मसल्स में मौजूद प्रोप्रियोरिसेप्टर्स से आने वाले इंपल्सेस। 2, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन का बढ़ना, जो मेडुलरी सेंटर्स पर काम करता है। 3, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, जो हाइपोथैलेमस के जरिए कार्डियक सेंटर्स और डायरेक्टली ऐसे नोड को स्टिमुलेट करता है। 4, ब्लड में कैटेकोलामीन्स यानी एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन का बढ़ना। 4, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मॉडरेट एक्सरसाइज में 20 लीटर पर मिनट और सिवियर एक्सरसाइज में 35 लीटर पर मिनट तक बढ़ सकता है। कार्डियक आउटपुट का बढ़ना डायरेक्टली ऑक्सीजन कंजम्पशन के हिसाब से होता है। ये हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों के बढ़ने से होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इसलिए बढ़ता है क्योंकि दिल के धड़कने की ताकत यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। 5, वीनस रिटर्न। एक्सरसाइज के दौरान वीनस रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके 3 कारण हैं: मसल पंप, रेस्पिरेटरी पंप और स्प्लैंक्निक वेसोकंस्ट्रिक्शन। 6, ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स। एक्सरसाइज के वक्त स्केलेटल मसल्स को होने वाली ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेस्टिंग कंडीशन में 3 to 4 ml पर 100 ग्राम मसल पर मिनट। मॉडरेट एक्सरसाइज में 60 to 80 ml। सिवियर एक्सरसाइज में 90 to 120 ml। मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड वेसल्स दबने की वजह से ब्लड फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में फ्लो बढ़ जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही ब्लड सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसे सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स कंट्रोल करते हैं। ये नर्व्स नॉरएड्रेनालिन की जगह एसिटाइलकोलिन निकालती हैं, जो मसल्स में वेसोडाइलेटेशन करती हैं। फैक्टर्स इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू मसल्स। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए कई दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं।
ये सारे फैक्टर्स मसल्स की ब्लड वेसल्स को फैलाकर वहां ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं। 1. हाइपरकैप्निया यानी खून में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। 2. हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। 3. पोटेशियम आयंस की मौजूदगी। 4. मेटाबोलाइट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड। 5. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। 6. एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला एड्रिनलिन। 7. सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक एक्टिविटी का बढ़ना। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में इस दौरान सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ते हैं, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि मॉडरेट आइसोटोनिक एक्सरसाइज में पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। सीवियर आइसोटोनिक एक्सरसाइज में इसमें सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा इनॉर्मसली बढ़ जाता है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर घट जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर इसलिए घटता है क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये रेजिस्टेंस मेटाबोलाइट्स की वजह से होने वाले वासोडाइलेटेशन, वेसल्स का फैलना के कारण कम होती है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी स्टैटिक एक्सरसाइज में इस तरह की एक्सरसाइज में पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर के साथ साथ डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद का बीपी। एक्सरसाइज के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जो टिश्यूज, खास करके स्केलेटल मसल्स में जमा हो जाते हैं। ये मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस वासोडाइलेटेशन पैदा करते हैं। इस वजह से एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर रेस्टिंग लेवल से थोड़ा नीचे लो गिर जाता है। हालांकि जैसे ही ये मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स मसल्स से साफ हो जाते हैं, प्रेशर वापस अपने नॉर्मल रेस्टिंग लेवल पर आ जाता है।